चलिए आज हम सब समास के बारे में समझते हैं कि समास किसे कहते हैं और समास के कितने भेद होते हैं। ये समास समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। जैसा कि हम लोग देखते हैं कि समास से रिलेटेड कई ऐसे एग्जाम्स हैं जिसमें पूछा जाता है, तो हम लोग समझते हैं इसे शॉर्ट तरीके से। समास किसे कहते हैं? समास जब दो या दो से अधिक पद मिलकर एक नया सार्थक शब्द बनता है। सार्थक मतलब जिसका अर्थ निकलता हो। जब दो या दो से अधिक पद मिल जाए और एक नया सार्थक शब्द बना है, उसी ही हम लोग कहेंगे समास। जैसे कि राज और कुमार, ये दो पद है, दोनों पद को मिला दिए तो बन गया राजकुमार, तो एक सार्थक है। राजकुमार मतलब राजा का बेटा। तो समास के मुख्यतः 6 भेद है। हम लोग समास के भेद जानेंगे तो समास के मुख्यतः 6 भेद है। पहला है कर्मधारय समास, दूसरा है अव्ययी भाव, तीसरा है तत्पुरुष समास, चौथा है द्विगु समास, पांचवा है द्वंद्व समास और छठा है बहुव्रीहि समास। ये समास के 6 भेद हैं। अब इसके बारे में हम समझेंगे कि कर्मधारय समास क्या है, अव्ययी भाव समास क्या है। इस 6 समास को लोग पढ़ लेंगे, ये समास हमारा खत्म हो जाएगा। पहला है कर्मधारय समास। कर्मधारय जो कर्म को धारता है, यानी जहाँ पर विशेष और विशेषण और उपमान और उपमेय का मेल हो, उसे ही हम लोग कर्मधारय समास करते हैं। जैसे कैसे समझेंगे? चंद्रमुखी मतलब यहाँ विशेष और विशेषण क्या हो गया? मुख जो है वो चंद्रमा के समान है। अब यहाँ विशेषता बता रहे हैं, मुंह यानी मुख जो है इसका कैसा है? चंद्रमा के समान। तो चंद्रमुखी जो हो गया कर्मधारय समास। नील कमल, नील कमल हो गया। कमल कैसा है? नील यानी नीला है। कमल कैसा है? नीला। तो कमल की जो विशेषता बता रही नीला, नीला है जो कमल, कमल क्या है? नीला। तो ये हो गया कर्मधारय समास। उसी तरह से चरण कमल, चरण कमल के समान चरण, यानी चरण जो है वो कमल के समान है। तो यहाँ पे भी ये विशेषता बता रहे हो गया कर्मधारय समास। जहाँ विशेषता बताएगा वो कर्मधारय। अब यहाँ पे हम आ जाएंगे अव्ययी भाव समास। अव्ययी बोलने से अर्थ पता चलता है कि चाहे अव्यव हो, अव्यय। जिस समास का प्रथम पद अव्यय होता है, तो अव्यय कैसे पता चलेगा? जब हम उस शब्द को तोड़ेंगे तो उसे हम लोग अव्ययी भाव से। जैसे कि यथाशक्ति, अगर हम इसको तोड़ते हैं यथा जोड़ शक्ति, तो यथा मेरा अव्यय हो गया। उसी तरह से अगर हम प्रतिदिन को तोड़ेंगे तो प्रति जोड़ दिन, तो प्रति मेरा अव्यय हो गया। समास तीसरा नंबर है तत्पुरुष समास, यानी जिस समास का अंतिम पद प्रधान हो, यानी अंतिम पद को हम ज्यादा वैल्यू दे रहे हैं, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। इसमें क्या होता है? कारक चिन्ह लुप्त हो जाता है। अगर हम इस दोनों को देखते हैं, अगर तोड़ेंगे तो उसमें कारक चिन्ह नजर आएगा, लेकिन जब उस दोनों को जोड़ देंगे तो कारक चिन्ह खत्म हो जाता है। जैसे राजमंत्री, अगर इसको हम तोड़ें तो यानी राजा का मंत्री, ये अगर इस दोनों को जोड़ देते हैं ये कारक चिन्ह लुप्त हो जाता है। तो ये मेरा हो जाएगा राजमंत्री तत्पुरुष समास। उसी तरह से विद्यालय, अगर इसको हम तोड़े तो विद्या का आलय, का आ रहा है यानी कारक चिन्ह आ रहा है, तो हम लोग इसको बोल सकते हैं तत्पुरुष समास। अगर देखा जाए तो हमने कहा कि अंतिम पद, यानी अंतिम पद यानी विद्या का घर, घर क्या है? विद्या का है, यानी यहाँ पे प्रधान क्या है? घर। ये मेरा अंतिम पद क्या है? इसको हम ज्यादा वैल्यू दे रहे हैं। घर कैसा है? विद्या वाला, ठीक है ना। या हम लोग अगर इसको तोड़ के देखें कारक चिन्ह आ रहा है तो हम समझ जाएंगे ये मेरा हो गया तत्पुरुष समास। उसके बाद द्विगु समास। द्विगु समास जिस समास का प्रथम पद संख्यावाचक हो, जिस समास का प्रथम पद संख्यावाचक हो वो हमारा द्विगु समास कहलाएगा। तो देखेंगे जैसे चौराहा, अगर इसको हम तोड़े चार रा, चार मतलब संख्या, हम समझ जाएंगे कि ये मेरा कौन सा समास है? द्विगु समास है। त्रिनेत्र, अगर इसको हम तोड़ेंगे तो त्रि जोड़ नेत्र, त्रि मतलब होता है तीन, इसका तीन नेत्र। तो ऐसे तो इसको देखा जाए तो बहुव्रीहि भी हो जाएगा, लेकिन ऑप्शन में बहुव्रीहि नहीं रहेगा तो द्विगु रहेगा, तो ये त्रिनेत्र। उसी तरह से पंचवटी, 5 जोड़ वटी यानी 5 बगीचों का समूह, पंचवटी, दैट मीन्स हम इसको कह सकते हैं मेरा द्विगु समास। ये जितना भी देख रहे हैं प्रथम पद जो है वो संख्या है, दैट मीन्स ये मेरा द्विगु समास हो जाएगा। चलिए आज हम समझते हैं द्वंद्व समास। समास में मैंने 4 पहले ही बता चुका, कर्मधारय, अव्ययी, उसके बाद द्विगु और उसके बाद तत्पुरुष। आज मैं बताने जा रहा हूँ द्वंद्व समास। द्वंद्व समास किसे कहते जानेंगे? जिस समास का दोनों पद प्रधान हो
उसे हम द्वंद्व समास करते हैं। कैसे समझेंगे? जैसे दाल और भात, दाल भी प्रधान है और भात भी प्रधान है। सीताराम, सीता भी प्रधान है, राम भी प्रधान है। और दूसरा पहचानने का नियम ये है कि इस दोनों शब्द के बीच में योजक चिन्ह आएगा। अगर योजक चिन्ह है तो हम समझ जाएंगे कि वो मेरा समास द्वंद्व समास है। ठीक है। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास क्या है? जिस समास का कोई पद प्रधान नहीं है, इसमें कोई पद प्रधान नहीं होगी तथा वो सामान्य अर्थ को छोड़कर दूसरे अर्थ के बारे में बताएगा, मतलब अपने अर्थ को वो छोड़ देगा। जैसे दशानन, दशानन का अगर हम मीनिंग समझे, जिसके 10 सिर हों, तो हम समझ सकते हैं दशानन हम किसके बारे में कर रहे हैं? रावण। यानी ये अपना अर्थ छोड़ के दूसरे के बारे में बता रहा है, रावण के बारे में बता रहा है। तो ये मेरा दशानन हो जाएगा बहुव्रीहि समास। हालांकि इसमें हम देख रहे हैं ये संख्या है, हालांकि संख्या जिसमें रहती थी वो द्विगु समास कहलाता है, लेकिन अगर वो संख्या अर्थ बदल ले तो वो हो जाएगा बहुव्रीहि समास। अब हम सब समास के बारे में तो पढ़ लिए, अब हम लोग देखेंगे कि हम लोग समास से संबंधित कितने प्रश्नों का जवाब दे सकते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न, नीलकमल कौन सा समास है? एक बार फिर से, नीलकमल कौन सा समास है? ऑप्शन है कर्मधारय, बी तत्पुरुष, सी द्विगु और डी द्वंद्व। तो हम लोग देखें नीलकमल यानी नीलकमल यानी ऐसा क्या है? कमल क्या है? नीला। कमल क्या है? नीला है, यानी हम विशेषता बता रहे थे। यहाँ हो जाएगा कर्मधारय। लंबोदर कौन सा समास है? लंबोदर मतलब लंबा उदर, जिसका पेट लंबा हो जाएगा कर्मधारय, तत्पुरुष, द्विगु या बहुव्रीहि। तो यहाँ पे हम लोग जानेंगे कि लंबोदर ये अपने अर्थ को छोड़कर किसी और अर्थ के बारे में बता रहा है। दैट मीन्स लंबोदर हम लोग कहते हैं गणेश को, तो जो और अर्थ को बता दे अपने अर्थ को छोड़कर वो हो जाता है बहुव्रीहि समास। अगला क्वेश्चन, राम सीता कौन सा समास है? या फिर से देखेंगे, राम सीता कौन सा समास है? ऑप्शन है द्वंद्व, द्विगु, अव्ययी भाव या तत्पुरुष। तो हम देखेंगे, हमने बताया था कि दोनों पद प्रधान है और या तो योजक चिन्ह, अगर योजक चिन्ह है तो वो हो जाएगा हमारा द्वंद्व समास। तो द्वंद्व समास ए नंबर ऑप्शन। और लास्ट क्वेश्चन आप लोग मुझे कमेंट में बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए, चौराहा कौन सा समास है? चौराहा कौन सा समास है? ए नंबर ऑप्शन द्विगु, बी कर्मधारय, सी बहुव्रीहि, डी तत्पुरुष। पहला है कर्मधारय समास। कर्मधारय जो कर्म को धारता है, यानी जहाँ पर विशेष और विशेषण और उपमान और उपमेय का मेल हो उसे ही हम लोग कर्मधारय समास करते हैं। जैसे कैसे समझें? चंद्रमुखी मतलब यहाँ विशेष और विशेषण क्या हो गया? मुख जो है वो चंद्रमा के समान है। अब यहाँ विशेषता बता रहे हैं, मुंह यानी मुख जो इसका कैसा है? चंद्रमा के समान। तो चंद्रमुखी जो हो गया कर्मधारय समास। नीलकमल, नीलकमल हो गया, कमल कैसा है? नील यानी नीला है। कमल कैसा है? नीला। तो कमल की जो विशेषता बता रही नीला, नीला है जो कमल, कमल क्या है? नीला। तो ये हो गया कर्मधारय समास। उसी तरह से चरण कमल, चरण कमल के समान चरण, यानी चरण जो है वो कमल के समान है। तो यहाँ पे भी ये विशेषता बता रहे हो गया कर्मधारय समास। जहाँ विशेषता बताएगा वो कर्मधारय। अब यहाँ पे हम आ जाएंगे अव्ययी भाव समास। अव्ययी बोलने से अर्थ पता चलता है कि जहाँ अव्यय हो, अव्यय, जिस समास का प्रथम पद अव्यय होता है। तो अव्यय कैसे पता चलेगा? जब हम उस शब्द को तोड़ेंगे तो उसे हम लोग अव्ययी भाव से, जैसे कि यथाशक्ति, अगर हम इसको तोड़ते हैं यथा जोड़ शक्ति, तो यथा मेरा अव्यय हो गया। उसी तरह से अगर हम प्रतिदिन को तोड़ेंगे तो प्रति जोड़ दिन, तो प्रति मेरा अव्यय हो गया। समास तीसरा नंबर है तत्पुरुष समास, यानी जिस समास का अंतिम पद प्रधान हो, यानी अंतिम पद को हम ज्यादा वैल्यू दे रहे हैं, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। इसमें क्या होता है? कारक चिन्ह लुप्त हो जाता है। अगर हम इस दोनों को देखते हैं, अगर तोड़ेंगे तो उसमें कारक चिन्ह नजर आएगा, लेकिन जब उस दोनों को जोड़ देंगे तो कारक चिन्ह खत्म हो जाता है। जैसे राजमंत्री, अगर इसको हम तोड़ें तो यानी राजा का मंत्री, ये अगर इस दोनों को जोड़ देते हैं तो ये कारक चिन्ह लुप्त हो जाता है। तो ये मेरा हो जाएगा राजमंत्री तत्पुरुष समास। उसी तरह से विद्यालय, अगर इसको हम तोड़ें तो विद्या का आलय, का आ रहा है यानी कारक चिन्ह आ रहा है, तो हम लोग इसको बोल सकते हैं तत्पुरुष समास। अगर देखा जाए तो हमने कहा कि अंतिम पद, यानी अंतिम पद में विद्या का घर, घर क्या है? विद्या का, यानी यहाँ पे प्रधान क्या है? घर। ये मेरा अंतिम पद क्या है? जिसको हम ज्यादा वैल्यू दे रहे हैं। घर कैसा है? विद्या वाला, ठीक है ना। या
हम लोग अगर इसको तोड़ के देखें, कारक चिन्ह आ रहा है तो हम समझ जाएंगे ये मेरा हो गया तत्पुरुष समास। उसके बाद द्विगु समास। द्विगु समास, जिस समास का प्रथम पद संख्यावाचक हो, जिस समास का प्रथम पद संख्यावाचक हो वो हमारा द्विगु समास कहलाएगा। तो देखेंगे जैसे चौराहा, अगर इसको हम तोड़े, चार रा, चार मतलब संख्या, हम समझ जाएंगे कि ये मेरा कौन सा समास है, द्विगु समास है। त्रिनेत्र, अगर इसको हम तोड़ेंगे तो त्रि जोड़ नेत्र, त्रि मतलब होता है तीन, इसका तीन नेत्र। तो ऐसे तो इसको देखा जाए तो बहुव्रीहि भी हो जाएगा, लेकिन ऑप्शन में बहुव्रीहि नहीं रहेगा तो द्विगु रहेगा, तो ये त्रिनेत्र। उसी तरह से पंचवटी, पांच जोड़वटी यानी पांच बगीचों का समूह, पंचवटी, दैट मीन्स हम इसको कह सकते हैं मेरा द्विगु समास। ये जितना भी देख रहे हैं प्रथम पद जो है वो संख्या है, दैट मीन्स ये मेरा द्विगु समास हो जाएगा। चलिए आज हम समझते हैं द्वंद्व समास। समास में मैंने चार पहले ही बता चुका, कर्मधारय, अव्ययी, उसके बाद द्विगु और उसके बाद तत्पुरुष। आज मैं बताने जा रहा हूँ द्वंद्व समास। द्वंद्व समास किसे कहते जानेंगे। जिस समास का दोनों पद प्रधान हो उसे हम द्वंद्व समास कहते हैं। कैसे समझेंगे, जैसे दाल और भात, दाल भी प्रधान है और भात भी प्रधान है। सीताराम, सीता भी प्रधान है, राम भी प्रधान है। और दूसरा पहचानने का नियम ये है कि इस दोनों शब्द के बीच में योजक चिन्ह आएगा। अगर योजक चिन्ह है तो हम समझ जाएंगे कि वो मेरा समास द्वंद्व समास है। ठीक है। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास क्या है, जिस समास का कोई पद प्रधान नहीं हो, इसमें कोई पद प्रधान नहीं होगी तथा वो सामान्य अर्थ को छोड़कर दूसरे अर्थ के बारे में बताएगा, मतलब अपने अर्थ को वो छोड़ देगा। जैसे दशानन, दशानन का अगर हम मीनिंग समझे, जिसके 10 सिर हों, तो हम समझ सकते हैं दशानन हम किसके बारे में कर रहे हैं, रावण। यानी ये अपना अर्थ छोड़ के दूसरे के बारे में बता रहा है, रावण के बारे में बता रहा है, तो ये मेरा दशानन हो जाएगा बहुव्रीहि समास। हालांकि इसमें हम देख रहे हैं ये संख्या है, हालांकि संख्या जिसमें रहती थी वो द्विगु समास कहलाता, लेकिन अगर वो संख्या अर्थ बदल ले तो वो हो जाएगा बहुव्रीहि समास। अब हम सब समास के बारे में तो पढ़ लिए, अब हम लोग देखेंगे कि हम लोग समास से संबंधित कितने प्रश्नों का जवाब दे सकते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न, नीलकमल कौन सा समास है। एक बार फिर से, नीलकमल कौन सा समास है। ऑप्शन है कर्मधारय, बी तत्पुरुष, सी द्विगु और डी द्वंद्व। तो हम लोग देखें नीलकमल यानी नीलकमल यानी ऐसा क्या है, कमल क्या है, नीला, कमल क्या है, नीला, यानी हम विशेषता बता रहे थे, यहाँ हो जाएगा कर्मधारय। लंबोदर कौन सा समास है। लंबोदर मतलब लंबा उदर, जिसका पेट लंबा हो जाएगा कर्मधारय, तत्पुरुष, द्विगु या बहुव्रीहि। तो यहाँ पे हम लोग जानेंगे कि लंबोदर ये अपने अर्थ को छोड़कर किसी और अर्थ के बारे में बता रहा है, दैट मीन्स लंबोदर हम लोग कहते हैं गणेश को, तो जो और अर्थ को बता दे अपने अर्थ को छोड़कर वो हो जाता है बहुव्रीहि समास। अगला क्वेश्चन, राम सीता कौन सा समास है। या फिर से देखेंगे, राम सीता कौन सा समास है। ऑप्शन है द्वंद्व, द्विगु, अव्ययी भाव या तत्पुरुष। तो हम देखेंगे, हमने बताया था कि दोनों पद प्रधान है और या तो योजक चिन्ह, अगर योजक चिन्ह है तो वो हो जाएगा हमारा द्वंद्व समास। तो द्वंद्व समास ए नंबर ऑप्शन। और लास्ट क्वेश्चन आप लोग मुझे कमेंट में बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए, चौराहा कौन सा समास है। चौराहा कौन सा समास है। ए नंबर ऑप्शन द्विगु, बी कर्मधारय, सी बहुव्रीहि, डी तत्पुरुष। पहला है कर्मधारय समास। कर्मधारय जो कर्म को धारता है, यानी जहाँ पर विशेष और विशेषण और उपमान और उपमेय का मेल हो उसे ही हम लोग कर्मधारय समास करते हैं। जैसे कैसे समझें, चंद्रमुखी मतलब यहाँ विशेष और विशेषण क्या हो गया, मुख जो है वो चंद्रमा के समान है। अब यहाँ विशेषता बता रहे, मुंह यानी मुख जो इसका कैसा है, चंद्रमा के समान। तो चंद्रमुखी जो हो गया कर्मधारय समास। नीलकमल, नीलकमल हो गया, कमल कैसा है, नील यानी नीला, कमल कैसा है, नीला। तो कमल की जो विशेषता बता रही नीला, नीला है जो कमल, कमल क्या है, नीला। तो ये हो गया कर्मधारय समास। उसी तरह से चरण कमल, चरण कमल के समान चरण, यानी चरण जो है वो कमल के समान है। तो यहाँ पे भी ये विशेषता बता रहे हो गया कर्मधारय समास। जहाँ विशेषता बताएगा वो कर्मधारय। अब यहाँ पे हम आ जाएंगे अव्ययी भाव समास। अव्ययी बोलने से अर्थ पता चलता है कि चाहे अवयव हो,
अव्यय, जिस समास का प्रथम पद अव्यय होता है। तो अव्यय कैसे पता चलेगा? जब हम उस शब्द को तोड़ेंगे तो उसे हम लोग अव्ययी भाव से, जैसे कि यथाशक्ति, अगर हम इसको तोड़ते हैं यथा जोड़ शक्ति, तो यथा मेरा अव्यय हो गया। उसी तरह से अगर हम प्रतिदिन को तोड़ेंगे तो प्रति जोड़ दिन, तो प्रति मेरा अव्यय हो गया। समास, तीसरा नंबर है तत्पुरुष समास, यानी जिस समास का अंतिम पद प्रधान हो, यानी अंतिम पद को हम ज्यादा वैल्यू दे रहे हैं, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। इसमें क्या होता है, कारक चिन्ह लुप्त हो जाता है। अगर हम इस दोनों को देखते हैं, अगर तोड़ेंगे तो उसमें कारक चिन्ह नजर आएगा, लेकिन जब उस दोनों को जोड़ दें तो कारक चिन्ह खत्म हो जाता है। जैसे राजमंत्री, अगर इसको हम तोड़ें तो यानी राजा का मंत्री, ये अगर इस दोनों को जोड़ देते हैं ये कारक चिन्ह लुप्त हो जाता है, तो ये मेरा हो जाएगा राजमंत्री तत्पुरुष समास। उसी तरह से विद्यालय, अगर इसको हम तोड़ें तो विद्या का आलय, का आ रहा है यानी कारक चिन्ह आ रहा है, तो हम लोग इसको बोल सकते हैं तत्पुरुष समास। अगर देखा जाए तो हमने कहा कि अंतिम पद, यानी अंतिम पद में विद्या का घर, घर क्या है, विद्या का है, यानी यहाँ पे प्रधान क्या है, घर, ये मेरा अंतिम पद क्या है, जिसको हम ज्यादा वैल्यू दे रहे हैं। घर कैसा है, विद्या वाला, ठीक है ना। या हम लोग अगर इसको तोड़ के देखें, कारक चिन्ह आ रहा है तो हम समझ जाएंगे ये मेरा हो गया तत्पुरुष समास। उसके बाद द्विगु समास। द्विगु समास, जिस समास का प्रथम पद संख्यावाचक हो, जिस समास का प्रथम पद संख्यावाचक हो वो हमारा द्विगु समास कहलाएगा। तो देखेंगे जैसे चौराहा, अगर इसको हम तोड़े चार रा, चार मतलब संख्या, हम समझ जाएंगे कि ये मेरा कौन सा समास है, द्विगु समास है। त्रिनेत्र, अगर इसको हम तोड़ेंगे तो त्रि जोड़ नेत्र, त्रि मतलब होता है तीन, इसका तीन नेत्र, तो ऐसे तो इसको देखा जाए तो बहुव्रीहि भी हो जाएगा, लेकिन ऑप्शन में बहुव्रीहि नहीं रहेगा तो द्विगु रहेगा, तो ये त्रिनेत्र। उसी तरह से पंचवटी, पांच जोड़वटी यानी पांच बगीचों का समूह, पंचवटी, दैट मीन्स हम इसको कह सकते हैं मेरा द्विगु समास। ये जितना भी देख रहे हैं प्रथम पद जो है वो संख्या है, दैट मीन्स ये मेरा द्विगु समास हो जाएगा। चलिए आज हम समझते हैं द्वंद्व समास। समास में मैंने चार पहले ही बता चुका, कर्मधारय, अव्ययी, उसके बाद द्विगु और उसके बाद तत्पुरुष। आज मैं बताने जा रहा हूँ द्वंद्व समास। द्वंद्व समास किसे कहते जानेंगे, जिस समास का दोनों पद प्रधान हो उसे हम द्वंद्व समास कहते हैं। कैसे समझेंगे, जैसे दाल और भात, दाल भी प्रधान है और भात भी प्रधान है। सीताराम, सीता भी प्रधान है, राम भी प्रधान है। और दूसरा पहचानने का नियम ये है कि इस दोनों शब्द के बीच में योजक चिन्ह आएगा। अगर योजक चिन्ह है तो हम समझ जाएंगे कि वो मेरा समास द्वंद्व समास है, ठीक है। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास क्या है, जिस समास का कोई पद प्रधान नहीं हो, इसमें कोई पद प्रधान नहीं होगी तथा वो सामान्य अर्थ को छोड़कर दूसरे अर्थ के बारे में बताएगा, मतलब अपने अर्थ को वो छोड़ देगा। जैसे दशानन, दशानन का अगर हम मीनिंग समझे, जिसके 10 सिर हों, तो हम समझ सकते हैं दशानन हम किसके बारे में कर रहे हैं, रावण, यानी ये अपना अर्थ छोड़ के दूसरे के बारे में बता रहा है, रावण के बारे में बता रहा है, तो ये मेरा दशानन हो जाएगा बहुव्रीहि समास। हालांकि इसमें हम देख रहे हैं ये संख्या है, हालांकि संख्या जिसमें रहती थी वो द्विगु समास कहलाता, लेकिन अगर वो संख्या अर्थ बदल ले तो वो हो जाएगा बहुव्रीहि समास। अब हम सब समास के बारे में तो पढ़ लिए, अब हम लोग देखेंगे कि हम लोग समास से संबंधित कितने प्रश्नों का जवाब दे सकते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न, नीलकमल कौन सा समास है। एक बार फिर से, नीलकमल कौन सा समास है। ऑप्शन है कर्मधारय, बी तत्पुरुष, सी द्विगु और डी द्वंद्व। तो हम लोग देखें नीलकमल यानी नीलकमल यानी ऐसा क्या है, कमल क्या है, नीला, कमल क्या है, नीला, यानी हम विशेषता बता रहे थे, यहाँ हो जाएगा कर्मधारय। लंबोदर कौन सा समास है। लंबोदर मतलब लंबा उदर, जिसका पेट लंबा हो, तो हो जाएगा कर्मधारय, तत्पुरुष, द्विगु या बहुव्रीहि। तो यहाँ पे हम लोग जानेंगे कि लंबोदर ये अपने अर्थ को छोड़कर किसी और अर्थ के बारे में बता रहा है, दैट मीन्स लंबोदर हम लोग कहते हैं गणेश को, तो जो और अर्थ को बता दे अपने अर्थ को छोड़कर वो हो जाता है बहुव्रीहि समास। अगला क्वेश्चन, राम सीता कौन सा समास है। या फिर से देखेंगे, राम सीता कौन सा समास है। ऑप्शन है द्वंद्व, द्विगु, अव्ययी भाव या तत्पुरुष। तो हम देखेंगे, हमने बताया था कि दोनों पद प्रधान है और या तो योजक चिन्ह, अगर योजक चिन्ह है तो वो हो जाएगा हमारा द्वंद्व समास। तो द्वंद्व समास ए नंबर ऑप्शन। और लास्ट क्वेश्चन आप लोग मुझे कमेंट में बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए, चौराहा कौन सा समास है।
चौराहा कौन सा समास है? ए नंबर ऑप्शन द्विगु, बी कर्मधारय, सी बहुव्रीहि, डी तत्पुरुष।